हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल या स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस अध्याय 2। चलिए हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ पदार्थों का पीएच मान कितना होता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखेंगे हम लोग पीएच स्केल होता क्या है। तो कह रहा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने का एक स्केल है क्या, पीएच स्केल। यानी किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है उसको ज्ञात किससे किया जाता है, तो पीएच स्केल से। पीएच स्केल कैसा होता है, पीएच होता है फुटांश। क्या होता है, फुटांश होता है, जिसका मतलब होता है शक्ति। इसका मतलब क्या हो जाएगा, शक्ति। फुटांश का मतलब क्या होता है, शक्ति। चलिए आगे हम लोग देखेंगे पीएच स्केल होता कहाँ से है। तो पीएच स्केल है 0 से 7 और 7 से 14। कहाँ से होता है, 0 से 7, 7 से 14। और 0 से 7 तक क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 होता है उदासीन और 7 से 14 तक क्या होता है, 7 से 14 तक होता है क्षारीय। देखिए जैसे जैसे हम 7 से 0 के तरफ बढ़ेंगे, यानी 7 से 0 के तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीयता क्या होगा, बढ़ेगी। जैसे जैसे 7 से 0 के तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे 7 से 14 के तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे क्षारीयता क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखिए अब इसमें हम लोग देखेंगे कुछ पदार्थों का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए पहला है इसमें नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2। अगला है हमारा लार का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है, यानी इसको लगभग में लिया जाता है। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगला है हमारा टमाटर का पीएच मान कितना होता है, 4 से 4.4 तक, यानी 4 से 4.4 तक इसका पीएच मान होता है टमाटर का। जो ब्लैक कॉफी होता है, कॉफी का पीएच मान कितना होता है, 4.5। अगला है मानव रक्त, यानी हमारे खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, और इसका पीएच मान कितना होता है, 14, यानी 14 होता है इसका पीएच मान। तो पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा पदार्थ है, तो क्षारीय पदार्थ है। कैसा है, क्षारीय पदार्थ, जिसका पीएच मान कितना होता है, 14। अब देखिए अगला है 8वां अम्लीय वर्षा, यानी अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो इसका फिक्स नहीं होता है, 2 से 5.6 तक होता है। अगला है 9 नंबर हम लोगों का शराब का पीएच मान कितना होता है, वाइन का, तो 3.2 से 3.9 तक। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 1 मोल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो 0 से 3.5 तक होता है। चलिए आगे हम लोग जीवन में पीएच का महत्व, यानी हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो चलिए इसमें दिया है, देखिए पॉइंट बना के बताया गया है इसमें कि हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच तरास के बीच कार्य करता है। यानी हमारे शरीर का पीएच कितना होता है, तो 7 से 7.8 के बीच में होता है। चलिए अगले पॉइंट को हम लोग देखेंगे। कह रहा है जल की पीएच मान जब 5.6 से कम होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब भी जल का पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय वर्षा होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हमारा उधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्पन्न करता है। यानी हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए एक नोट में कह रहा है कि जब अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होने लगता है तो क्या होता है, पेट में दर्द और जलन उत्पन्न होने लगता है। तो उसको हम लोग कहते हैं अपच। अपच की स्थिति में उदर में क्या होता है, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, और दर्द और जलन से मुक्ति के लिए यानी इसके इलाज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो एंटा एसिड जैसे क्षारकों का प्रयोग करते हैं। यानी एंटा एसिड का प्रयोग कहाँ होगा, पेट में दर्द एवं जलन के लिए। या इसके अलावा हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ऐसे दुर्बल क्षारकों का भी प्रयोग करते हैं यानी दर्द और जलन के लिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, कह रहा है मुंह का पीएच
5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी जब भी हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मंजन का यूज करते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं मधुमक्खी या नेटल एक पौधा आता है। मधुमक्खी का डंक या एक नेटल पौधा होता है जो क्या करते हैं, दोनों में से क्या निकलता है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। यानी मेथेनोइक अम्ल को ये छोड़ते हैं। जैसे मधुमक्खी डंक मारती है तो खुजली जैसा महसूस होता है, तो इससे राहत पाने के लिए हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख के उपयोग। तो पहला है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला क्या हो जाएगा, NaOH। इसका दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा। चलिए आगे देखेंगे इसका उपयोग क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है कागज, लकड़ी की लुगदी बनाने में। किसका उपयोग होता है, NaOH का। दूसरा है बॉक्साइड अयस्क के शोधन में। बॉक्साइड अयस्क के शोधन में किसका निर्माण होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। इसको साधारण नमक भी कहा जाता है, साधारण नमक। इसको सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखेंगे इसका उपयोग कहाँ होता है सोडियम क्लोराइड का। तो इसका पहला उपयोग होता है बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में। बेकिंग सोडा बनाने में और सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किसका प्रयोग होता है, तो NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। दूसरा इसका उपयोग हो जाएगा ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने में। यानी जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे इसका उपयोग हम लोग भोजन के निर्माण में भी करते हैं। भोजन के निर्माण में किसका उपयोग होता है, NaCl या साधारण नमक का। चलिए अगला है थर्ड नंबर सोडियम कार्बोनेट। फार्मूला इसका हो जाएगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला हो जाएगा Na2CO3। इसका उपयोग देखेंगे हम लोग। इसका उपयोग क्या होता है, कांच, कागज, साबुन के निर्माण में। कांच बनाने में, कागज बनाने में और साबुन के निर्माण में। अगला इसका उपयोग होता है सेकंड, दंत मंजन में झाग के रूप में। यानी हम ब्रश करते हैं तो झाग उत्पन्न होता है किसके उपस्थिति के कारण, सोडियम कार्बोनेट के कारण। चलिए अगला है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी किसका प्रयोग होता है, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का उपयोग होता है। चलिए आगे सोडियम बाइकार्बोनेट फार्मूला होता है NaHCO3 और इसको किस और नाम से जानते हैं, तो बेकिंग सोडा। तो पूछेगा क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा को किस नाम से और जाना जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से। और पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होगा, तो NaSCO3। तो इसका उपयोग हम लोग देखेंगे। पहला उपयोग कहाँ होता है, तो अग्निशामक में। अग्निशामक में किसका प्रयोग होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। सेकंड इसका उपयोग है भोजन निर्माण में, खमीर अभिकर्ता के रूप में या तले हुए भोजन के निर्माण में। थर्ड है, देखिए इसका उपयोग भोजन निर्माण में कैसे किया जाता है। तो जो भी हम लोग ब्रेड व्रेड खाते हैं तो फूला हुआ रहता है, तो किसके कारण फूलता है, तो खमीर यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के प्रयोग से फूला हुआ होता है। चलिए हम लोग अगला देखेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CaOCl2। इसका दूसरा नाम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, या इसे हम लोग किस और नाम से जानते हैं, तो विरंजक चूर्ण। किस नाम से और जानते हैं इसको, विरंजक चूर्ण के नाम से। किसको जाना जाता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर को और किस नाम से जाना जाता है, तो विरंजक चूर्ण के नाम से। चलिए इसका उपयोग देखेंगे। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग तो पेयजल में कीटाणुशोधक के रूप में किया जाता है। यानी कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का। देखिए सेकेंड उपयोग इसका क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का। तो कागज और ब्लीचिंग एजेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। थर्ड इसका उपयोग देखेंगे
तो क्लोरोफार्म तथा न सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में भी किसका प्रयोग होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। तो देखिए क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या हो जाएगा, CHCl4। क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या हो जाएगा, CHCl4। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, हमारा लास्ट है और इस चैप्टर का लास्ट यौगिक के बारे में देखेंगे, समाप्त करेंगे। तो कह रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। फार्मूला क्या हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड का, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। फार्मूला हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड का, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको किस नाम से और जाना जाता है, तो इसको किस नाम से और जाना जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस नाम से और जाना जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, या कह सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड को किस नाम से और जाना जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए इसका उपयोग हम लोग देखेंगे। तो टूटी हुई हड्डियों को उनके सही स्थान पर स्थिर रखने के लिए किसका प्रयोग होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड का, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का। या गृह निर्माण में सतह को चिकना करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कागज या ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी किसका प्रयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। पेरिस का एक और उपयोग यदि हम लोग देखेंगे तो कहाँ हो जाएगा, खिलौने बनाने में। खिलौने बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, खिलौना निर्माण में। चौथा उपयोग इसका कहाँ हो जाएगा, खिलौना निर्माण। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए इसका निर्माण होता है 120 डिग्री सेल्सियस पे और जिप्सम को यानी 120 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं, तो क्या किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड का। तो जिप्सम का फार्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का फार्मूला हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। यानी इसको जब 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो इसमें जल के 1.5 अणु क्या होते हैं, 1 से 1/2 अणु बाहर निकल जाते हैं और बच किया जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। चलिए हम लोगों का सेकंड चैप्टर समाप्त हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।